अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे, जैसे कि आज ही जो है FATF का रिजल्ट आया है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। लेकिन एक चीज जो बहुत दिनों से हम सुन रहे थे वो ये कि लोग ये कह रहे थे कि इंडिया लॉबी कर रहा है, इंडिया पीछे से कुछ ना कुछ ऐसी बात कर रहा है और अपनी एक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बल्कि ब्लैक में करवाने के लिए कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो ग्रे में है और हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है और पाकिस्तान इसमें से कैसे निकल सकता है, और अगर इसमें पीछे से जो है वो इंडिया ने अगर कुछ किया है तो वो क्या है, या ये सिर्फ एक कहना चाहिए कि हम इसी तरह से सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं और इंडिया इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा जिससे पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई नुकसान हो। क्योंकि आफ्टर ऑल है तो हम नेबर्स ही, और नेबर्स चेंज नहीं हो सकते, तो ये अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका तारुफ हमें जी पाकिस्तान से ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप उनको पाकिस्तान और इंडिया दोनों के टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने ज्वाइन किया। और पाकिस्तान से ही हमारे साथ फखर यूसुफ जई हैं, जो कि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। थैंक यू सो मच फखर के फखर हमारे साथ है। और फखर खैबर टीवी के साथ भी अटैच है, और पश्तो के जो चैनल है और खास तौर पे KP के और बलूचिस्तान के ऊपर भी फखर जो है वो बहुत गहरी नजर रखते हैं, और इंडियन टीवी पे भी हम फखर को देखते रहते हैं। और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है आशीष सिंह जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, और आरजू आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर। अब वैसे तो खैर आपके यहाँ जो है वो नवंबर में मेरे ख्याल है दिवाली का आप लोग कर रहे होंगे कि तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा अभी परेशानी है। तो FATF की वजह से तो मैं सबसे पहले चीमा साहब से पूछूंगी। चीमा साहब, ये हुआ क्या है? और हमारे तो बहुत हम लोगों को उम्मीद थी कि हम उसमें से निकल जाएंगे ग्रे लिस्ट से, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया कुछ लॉबी कर रहा था या कर रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, या पाकिस्तान अपनी ही वजह से इस प्रॉब्लम में? बहुत शुक्रिया आरजू आपका, एंड थैंक यू अदर पैनलिस्ट। देखिए, इसमें जो मैं चीज समझता हूं कि इसमें मल्टीपल चीजें हैं। इंडिया कोई फैक्टर, एक फैक्टर हो सकता है, बाकी भी सारी बातें फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर ये पर्सपेक्टिव है कि ये बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, क्योंकि जब तक अमेरिकन ये समझते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में उनकी मदद नहीं करता विड्रॉल में, और उनके तालिबान के साथ तो मामला ठीक हो गए हैं इसी फरवरी में, और इंटर अफगान डायलॉग ठीक नहीं होता, तो हम पाकिस्तान के ऊपर वो जो एक कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होती है वो रखेंगे। दूसरा ये है कि इंडिया के अलावा एक और भी जनरल कंसेंसस है कि देखिए, मैं समझता हूँ जितने भी ग्लोबल रिजीम्स होते हैं, जैसे FATF एक रिजीम है, या उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो तमाम रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स को इंप्लीमेंट करने चाहिए। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, ये जो 27 में से 21 की बात हो रही है कि हो गए 6 रह गए हैं, तो उन 6 में जरा सुने कौन से हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये बताना है हमें, ये शो करवाना है कि जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट भी कर रही हैं और आइडेंटिफाई कर रही हैं टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। अब ये इतनी ब्रॉडर, किसी भी आप लॉयर से आरजू पूछें तो वो कहेगा इतनी ब्रॉडर डिस्कशन है कि कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें। इतने देखिए, 22 करोड़ का हमारा मुल्क है। अब पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो काम कर रही हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करें भाई, काम तो कर रही हैं, अब उनको कैसे सेटिस्फाई करें, एक ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है। फिर वो कहते हैं जी कि जो डेमोन्स्ट्रेट करें कि टेरर फाइनेंसिंग प्रोसिक्यूशन रिजल्ट प्रोपोर्शनेट एंड डिसुएसिव सैंक्शंस, कि वो जो टेरर फाइनेंसिंग की प्रोसिक्यूशन है, जो केस लगे हुए हैं अदालतों में, उनके ऊपर सैंक्शंस लगे और वो लोगों को सजाएं हों। देखें, कोर्ट का काम होता है विद द एविडेंस जाना, चीजें होना, एक लंबा प्रोसीजर है। डेफिनेटली हम कर रहे हैं, ये तो नहीं हम नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ जो UN रेजोल्यूशंस 1267 एंड 1373 हैं,
जो डेजिग्नेट करते हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर और बाकी जो इस तरह के मामला हैं उनको करें, वो भी केस लगे हुए हैं कोर्ट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि और भी जो एक दो चीजें इसके अंदर हैं वो सिंपल आपको समझना चाहिए। ये इतनी ब्रॉडर डेफिनेशन है, ये किसी मुल्क के ऊपर लगा लें, इंडिया के ऊपर लगा लें जी, कि इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करें, बताएं कि टेरर फाइनेंसिंग जो है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। भाई 1.3 बिलियन का कंट्री है, कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा होगा। क्या इंडियन बैंक्स नहीं इन्वॉल्व? रिसेंटली हमने देखा। सो मेरा ख्याल है कहीं पे काम करने की जरूरत है और कहीं पे ये मोटिवेटेड भी है। जी बिल्कुल ठीक। जी आशीष सिंह जी, आप क्या कहेंगे? आपने चीमा साहब की बात सुनी, आपको लगता है कि जिस तरह चीमा साहब कह रहे हैं हम उनसे एग्री करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए था, कोई और रीजन हो सकते हैं? काफी अलग रीजंस है। पार्शली मैं कमल के साथ में अग्री करता हूँ कि कुछ चीजें तो आप बहुत सारे पॉलिटिकल और इंटरनेशनल फैक्टर्स जो होते हैं ये पाकिस्तान उस मुझे लग रहा है कि ऐसे कैट एंड माउस और ऐसे कैरेट वाले गेम में फंस गया है कि आप इफ यू सी फ्रॉम द पर्सनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बोथ ऑफ द major Western countries, and I include almost the major European powers as well, not just US or UK, but also if you see from Chinese point of view, देखिए उनके इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट की वजह से उनके अपने रीजंस हैं। चाइना को पाकिस्तान के FATF में ग्रे लिस्ट में रहने से उन्हें फायदा है। एट द सेम टाइम यूएस के और जो बाकी मेजर यूरोपियन पावर्स हैं उनके भी साथ में साथ पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने से उनके पॉइंट ऑफ व्यू फायदा है। आप एज ए कंट्री उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और बहुत ज्यादा आप उनकी जो पॉलिसीज हैं आपको मंजूर हो नहीं मंजूर हो पार्शियली मंजूर हो वो आपको बाय एंड लार्ज फॉलो करनी पड़ेगी। और ये एक बहुत बुरे गेम में पाकिस्तान फंस गया और इसीलिए देखिए कितने समय हो गए वो आया नहीं है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर। अगर आप एक रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखें FATF का कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो प्रेसिडेंसी है FATF की वो जर्मनी के पास है। मैं सुन रहा था डॉक्टर मार्कस पियर को who is the president now, and that is why specifically I mentioned the some of the major European powers as well. उसके पहले यूएस के पास उसके पहले चाइनीज प्रेसिडेंसी थी जो प्रेसिडेंट डॉक्टर ल्यू शांगबिंग ल्यू, उसके पहले यूएस के पास था। तो देखिए कोई भी नहीं चाह रहा है कि पाकिस्तान उससे बाहर आए, बट दैट्स वेयर आई सेड द पार्शियल एस्पेक्ट। अगर आप पार्शियल जो मैं कमल के साथ में डिसएग्री करता हूँ वो कि एक्चुअली में देखिए आपको ग्राउंड लेवल पे जो FATF जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू कमल ने एक्सप्लेन किया वो तो एक है, पर एट द सेम टाइम FATF की एक चेकलिस्ट है। इट्स एज सिंपल एज दैट कि आप वो टिक बॉक्सेस कीजिए, अगर वो ठीक बैठ रही है तो फिर आप बाहर आ जाएंगे। वो चेकलिस्ट भी पूरी नहीं हो रही है। इवन एज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एज पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स जो लोग देख रहे होंगे दे वुड रियलाइज, आप खुद ही आप वो चेकलिस्ट को लेके बैठिए, आप देखिए कि क्या जो FATF की चेकलिस्ट है व्हिच इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज, हैव ऑल दोस बॉक्सेस बीन टिक्ड बाय पाकिस्तान? सो नॉट इवन हाफ ऑफ इट। और ये आप हमेशा FATF की रिपोर्ट्स में, प्लेनरी सेशंस में, एशिया पैसिफिक ग्रुप में, इन सब में आपको पढ़ने मिलेगा कि वो नंबर्स बता रहे हैं आपको कि आपने इतने पैरामीटर्स पर फेल हुए हो। तो ये चेकलिस्ट भी तो पूरी करनी है ना। अगर आप चेकलिस्ट नहीं पूरी कर रहे, आप 90% चेकलिस्ट पूरी कीजिए और एक 5-10% पे डिस्प्यूट रखिए तो इट वुड बी एक्सेप्टेड एज वेल कि ठीक है 5-10% चीजें रह गई हैं, अब इन्हें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। पर अगर आपका मार्जिन इतना ज्यादा रहेगा तो वो कैसे होगा? सो दैट इज वेयर आई फील कि पाकिस्तान गवर्नमेंट नीड्स टू डू अ लॉट ऑन ग्राउंड। आप मत बैठिए वो फॉरेन पॉलिसीज और फॉरेन पावर्स के भरोसे, वो तो आपको आने नहीं देंगे फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड ओन रीजंस। इंडिया की जहां तक बात रही, क्या इंडिया उसको पुश करता है नहीं करता है? दो क्विक पॉइंट्स मैं कहूंगा अर्जुन। पहला, इंडिया जस्ट पुश करता है, देयर इज नो हाइडिंग इन इट बिकॉज इंडिया एशिया पैसिफिक ग्रुप को हेड भी करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों पुश करता है? वो ऑब्वियसली बिकॉज क्लेम करता रहा है कि और जो ऑन ग्राउंड हमें देखने सिचुएशन मिल रही है कि इंडिया हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ द टेरर एमिनेटिंग। और मैं अभी उसमें एग्जांपल्स में नहीं जाना चाहूंगा, सबको पता है बहुत सारे टेरर रूट्स इंडिया में जो टेरर अटैक्स हुए उसके रूट्स और कनेक्शंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले हैं।
तो इसलिए इंडिया क्यों नहीं करेगा? इफ यू आर अ विक्टिम यू विल रेज योर वॉइस। बिल्कुल ठीक। फकर, आपने जैसे बात सुनी आशीष जी की, लेकिन आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है तो उससे इंडिया का भी नुकसान है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। और इंडिया जैसे अभी बात हम ट्विटर पे भी देख रहे हैं कि बहुत से लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे में ही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बात की खुशी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ गलत होगा तो उसका इफेक्ट इंडिया में पड़ेगा, और अगर इंडिया में कुछ गलत होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी फर्क पड़ता है उससे। तो आप समझते हैं कि क्या चीज उसमें हम कर सकते हैं जिससे कम से कम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में हम खुश होना बंद कर दें? और बाकी आपने आशीष जी की बात सुनी, इफ यू वांट टू रिप्लाई। बिल्कुल, आशीष साहब ने भी और कमर चीमा साहब ने भी बात की, दोनों ने मुख्तलिफ बातें की। और आपने कहा कि खुशियां मनाई जा रही है, तो मसला ये है कि हम ये जब तक हम इस चीज से नहीं निकलेंगे कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई गलत होता है तो पाकिस्तान में लोग खुश उससे हो रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ अगर इंटरनेशनली कुछ होता है और अगर पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो हिंदुस्तान में इसकी खुशी मनाई जाती है, मुझे नहीं पता कि क्या है इसका। आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। FATF में इस वक्त भी 16 कंट्रीज ग्रे लिस्ट में है और 2 ब्लैक लिस्ट में है, जिसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान शामिल है। बेसिकली इशू ये है कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के साथ ये जो मसाइल जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया ये नहीं होंगे, बट पाकिस्तान इज नॉट ओनली कंट्री कि उसमें ये चीज हो रही है। अभी जिस तरह चीमा साहब ने बात की कि 44 बैंक्स इन्वॉल्व है हिंदुस्तान के, जो मतलब बाकायदा उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, उन्होंने लिखा है बाकायदा वर्ड टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, जिसमें से ISIS को अफगानिस्तान में, इराक में और इन कंट्रीज में बाकायदा फंडिंग हुई है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन एक चीज होती है कि पॉलिटिकली उसको यूज किया जाता है। आपने जिसे कहते हैं कि आर्म ट्विस्टिंग करनी है किसी की, तो वो बड़ा एक बेहतरीन किस्म का टूल है। अगर ये सारी, जिस तरह आशीष साहब ने बात की कि एक आपके पास एक चेकलिस्ट है, बिल्कुल सही है, तो सारे को आप टेक करेंगे 27 को तो आप उससे निकल जाएंगे और आप नॉर्मल कंट्रीज जिस तरह है उस तरह हो जाएंगे। तो मुझे ये कोई बता दे कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर 20-22 सालों से मौजूद, ठीक है, अभी जाके उन्होंने 19 पे आए, अभी मतलब दे आर ऑन देयर टोस। उन्होंने बाकायदा मतलब मैं कहता हूं पाकिस्तान की और इवन तालिबान की मिन्नतें की कि भाई आप हमसे बातचीत करें। अभी भी बातचीत भी हो रही है और साथ में तालिबान जो है उनकी कैजुअलिटीज भी हो रही। तो आप वहां पर 20 साल रहे, आपने वहां पर इस किस्म की कौन सी चेकलिस्ट है जो अफगानिस्तान के अंदर आपने लागू की और उस पर 100% अमल करवाया? आपके पास मोर देन 28 कंट्रीज की बहुत बड़ी फौज मौजूद है, जिनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के मतलब टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो सब कुछ कर सकते हैं, जिसमें नाटो फोर्सेस और अमेरिका खुद सुपर पावर है दुनिया का। तो आया आपने उसको लागू किया वहां पर? आपने सूडान के अंदर मतलब क्या कुछ किया, आपने वहां पे लागू किया। आप इराक के अंदर अभी भी मौजूद है, आपने मोर देन 1 मिलियन लोगों को मारा, आपने वहां पर किया। आप किस तरीके से ये कहते हैं कि ये कोई मतलब यूं करके सारा कुछ ऐसा हो जाए कि बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए? टेरर फाइनेंसिंग आरजू, ये कोई मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं कहता हूं पाकिस्तान ठीक है होगा, सब कुछ मसाइल होंगे, सब कुछ होगा, बट पाकिस्तान के लोग अकेले इस चीज को नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर कितने लोग, कितने बैंक्स ऑपरेशनल हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक्स कितने हैं, बाकायदा ये एक नेटवर्क है जिसको मुख्तलिफ बड़े कंट्री से सपोर्ट मिलती है कि ये चीज करनी है। यार आपकी उन कंट्रीज की इकोनॉमी किस पैसों से चल रही है? आपको नहीं पता कि स्विट्जरलैंड से, हिंदुस्तान से लोग पैसा लूटते हैं, पाकिस्तान के बहुत लूटमार का पैसा स्विट्जरलैंड में पड़ा होता है, क्यों? उसके ऊपर आप इस किस्म की चीजें क्यों लागू नहीं करते कि भाई ये वाला पैसा हम यहाँ पे नहीं रखेंगे? अगर आपको ये बेकार है, वो भी तो यहाँ के लोग के लूटमार का पैसा है, करप्शन का पैसा है, उसके ऊपर भी ये चीज लागू कर दी जाए कि भाई अगर इन कंट्रीज में किसी बंदे का आया हो तो ये सारी चीजें। बात सिर्फ मतलब करूंगा, क्लोज करूंगा, छोटी करूंगा बात, वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त मतलब प्रेशराइज किया जाता है, वो यूएस की तरफ से भी है, हिंदुस्तान की तरफ से भी है, और भी बहुत सारे पावर्स हैं जो हिंदुस्तान के साथ हैं, बाकायदा खड़े हैं उनके साथ, और वो चाहते हैं कि यार पाकिस्तान की जितनी आर्म ट्रस्टिंग की जाए तो वो कम है, क्योंकि किसी और तरीके से शायद काबू ना आ सका। पाकिस्तान मुख्तलिफ मतलब टाइम पे कोशिशें की गई, ठीक है, टाइम दिया गया कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा 1985, 1995, 2015 तक ये प्रेडिक्शन आती है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, 2-3 टुकड़े उसके हो जाएंगे, अफगानिस्तान बन जाएगा, ग्रेटर बलूचिस्तान बन जाएगा, पंजाब एक शायद वाहिद पाकिस्तान रह जाएगा, सिंधु देश बन जाएगा।
कोई ऐसी चीज नहीं हुई। और मेरे ख्याल में बहुत कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं, और अभी भी हो रही मुख्तलिफ मतलब साइड से, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि आप पेरिस में वहां पे कॉन्फ्रेंस बुलाएं और किसी को कहें कि यार आप सारा कुछ कंट्रोल कर सके। अगर इन चीजों के ऊपर हो रहा है तो फिर उसमें इजराइल से भी पूछा जाए, हिंदुस्तान से भी पूछा जाए, ईरान को तो आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, बाकी जो कंट्रीज है उनसे भी आप पूछते। मैं कहूंगा पाकिस्तान को अपने लिस्ट में डाल दें, कोई मसला नहीं, लेकिन सबके लिए एक कानून हो तो तब जाके मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। चीमा साहब, आपको लगता है कि जो फखर कह रही है सबके लिए अलग कानून है, भारत के लिए कुछ और है और पाकिस्तान के लिए कुछ और है? देखिए, मेरा ख्याल है हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान सबकी हिस्ट्री अलग है। हमारी हिस्ट्री ये है कि हमें अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्द जमातों का और नॉन स्टेट एक्टर्स की मौजूदगी रही है, और उसके साथ साथ हमारे ऊपर डिपेंडेंस भी रही है ग्रेट पावर्स की फॉर अफगानिस्तान। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो वो जो ग्रेट पावर्स हैं वो समझती हैं कि पाकिस्तान इस वक्त चाइना के बड़ा करीब है। BRI देखें, आर्म ट्विस्टिंग तो चलती रहती है, ये तो देखते हैं वो क्या करना होगा। जैसे आशीष सिंह साहब ने कहा ना जी कि FATF तो चेकलिस्ट देखेगी। चेकलिस्ट बड़ा एक सिंपल सा मैं समझता हूँ वर्ड है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि FATF ये कह रही है कि हमें बताओ कि आप क्या जो केसेस हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेरर फाइनेंसिंग, उन केसेस को आप देख रहे हैं, उनको आप ट्रैक कर रहे हैं। अब कैसे मुमकिन किया जा सकता है इसको? मतलब कल को मैं कहूं जी हाँ जी मैं कर रहा हूं, मैंने 50 मिसाल के तौर पे किए, कल को 100 निकला था, और मैं मिसाल दे रहा हूं, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ये तो फिर एक आपके ऊपर ये तो तलवार उतरेगी नहीं। उसकी वजह ये है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कैसे बच जाता है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में वो नॉन स्टेट एक्टर्स की उस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं आती। ठीक है, इनका वो ग्लोबल पावर्स के ऊपर इनकी वैसी डिपेंडेंस नहीं है कि उनको अफगानिस्तान में डील करवानी है या पाकिस्तान में जिस तरह वो है। सो मेरा ख्याल है हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। और आपको पता है इन चीज का, ये जितने भी रिजीम्स होते हैं, बेशक वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, वो FATF हो, वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, FMC, बहुत कुछ है इसमें। ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं स्टेट्स को, कि कहा जाता है कि भाई आप ये क्यों नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि बैक इन 90s में आप चले जाएं, शीश सिंह साहब को पता होगा कि अमेरिका में कहता था CTBT पे साइन करो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान ट्रीटी, जिससे ये है कि आपके पास जो न्यूक्लियर है फखर भाई, न्यूक्लियर को आपने टेस्ट नहीं करना। ये क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रेशर डालती थी 90s में हमारे ऊपर कि आपके पास न्यूक्लियर आ गया, आपने टेस्ट नहीं करना। अच्छा, हम पे प्रेशर था, हम कहते थे भारत करेगा साइन तो हम भी कर देंगे। वो इसी चीज में इंडिया कहता था पाकिस्तान करे, पाकिस्तान कह रहा था। सो ये तो जिसको मर्जी बना ले। आज FATF आ गया, आज CTBT पीछे हट गया। आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो है वो एक ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हमने वो साइन नहीं की हुई, भारत ने भी नहीं की हुई। अच्छा, मजे की बात सुने कि जो NPT है वो कहती है कि तमाम जो स्टेट्स हैं उनको ये साइन करें ताकि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करें और न्यूक्लियर वेपन बनाए ना। अच्छा, इंडिया ने NPT साइन नहीं की हुई, लेकिन 2005 में जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो उन्होंने इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया था कि हम आपके साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट करेंगे। न्यूक्लियर ट्रेड के इनके साथ एग्रीमेंट हुए हैं, क्योंकि उस वक्त बुश कहता था हमें बड़ा पैसा मिलेगा। अच्छा, वही NPT अगर पाकिस्तान ना करे तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग सकती है। उन्होंने कहा नहीं, आपके साथ नहीं हमने करनी, हमने कारोबार भारत के साथ करना है। तो NPT तो वही है कि आपने, इंडिया ने भी टेस्ट किए, हमने भी टेस्ट किए हुए हैं। सो टेक्निकली जिस मुल्क ने NPT पे साइन नहीं किए हुए, अमेरिका को उससे कारोबार नहीं करना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव एंगेजमेंट उन्होंने कर ली और हमें माइनस किया। और हम कहते थे कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, ये पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पॉलिसी रही है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है न्यूक्लियर रिजीम के ऊपर, आशीष सिंह साहब नेशनल सिक्योरिटी को कवर करते हैं, ये तो हम कहते थे डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, इसको नहीं होना चाहिए। आज FMs वो CTBT रह गई, NPT रह गई, आज FATF आ गई, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, दिस एंड दैट। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल साफ पाक हैं या हम बिल्कुल क्लियर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमने काम करना है, लेकिन हमें उतनी तेजी से एक्सेस क्लियर होने, ये प्रॉब्लम है।
लेकिन चीमा साहब, वो रिपोर्ट कहाँ तक ठीक है जो एक आई थी जिसमें इंडियन बैंक्स का नाम था, लिस्ट थी? आप समझते हैं कि वो सही रिपोर्ट थी या वो ऐसे ही आई थी? देखें, होता यह है कि जब कभी केस निकलते हैं तो उनको फिर अदारे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब पाकिस्तान ने डेफिनेटली एफएटीएफ में इसके ऊपर बात की होगी, या समटाइम्स ये होता है कि अदारा खुद ही पिक कर लेता है, या जिस तरह के वो जो जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ट्रेजरी जो सेक्शन है उसने, मेरे ख्याल है यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने वो रिपोर्ट जारी की है, वो पाकिस्तान ने नहीं की। तो हो सकता है कि कल को अमेरिका जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दे एफएटीएफ में, और उसके बदले को इंडिया से कोई लिवरेज ले ले। प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इंडिया अमेरिका में एक बड़ा पावरफुल प्लेयर बनता जा रहा है। सो जितने ज्यादा आप बड़ा होते हैं फिर उतनी ज्यादा आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क, आपको इंगेज करना, आपको आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं आ रही आवाज आपको? चीमा साहब की आवाज नहीं आ रही। मैं चीमा साहब दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। मैं जी आशीष जी आपकी तरफ चलती हूँ। जी, आपने चीमा साहब की बात सुनी बिल्कुल, लेकिन आप समझते हैं कि ये चीजें जब बढ़ती जाएंगी, हम एक दूसरे के जैसे कहते हैं पीछे लगे रहेंगे, लेकिन इस तरह की चीजें अगर हम बढ़ाएंगे तो वो खराबी ही की तरफ जाएगा, कुछ बेहतर नहीं होगा। और वही रिपोर्ट्स जो है वो तो आपको मालूम है कि इंडिया के बारे में भी आई है। तो कहाँ तक आप एग्री करेंगे इस बात से, फखर और चीमा साहब की बात से? मैं बहुत क्विकली आरजू, आपके जो एक आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देके मैं जो फकर और जी जी जरूर मैं ज्यादा इलैबोरेट करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये इस तरह का इंप्रेशन रखना कि इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट इंप्रेशन। अब कुछ दो फ्यू ट्विटर हैंडल्स और फ्यू फेसबुक पोस्ट, आई मीन आई कैन टेल योर व्यूअर्स फ्रॉम हियर इन दिल्ली इन ऑन ग्राउंड, कुछ खास कहने की इंडिया में दिवाली मन गई, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, तो इंडिया में दिवाली अक्टूबर में गई, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, 99% मतलब एटलीस्ट इन कॉमन मासेस देयर इज नो सच फीलिंग। 99% पॉपुलेशन को इंडिया में एफएटीएफ का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। फॉरगेट अबाउट सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान ग्रे लिस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट मैटर। सेकंड, मैं ये इस बात पे जो मिस्टर यूसुफजई और कमर ने कही, और मैं आपके ऑडियंस को ये एक मेरा एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा। आप लोगों की बातें सुन के मुझे लगा, एंड आई एम काइंड ऑफ वरीड हियर, यू नो, इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड नाउ। देखिए, आप अगर मैंने आप तीनों को सुना, ये बाय एंड लार्ज वो एक एक्सेप्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम तो नहीं निकल सकते। वो फाइटिंग वाला स्पिरिट ही थोड़ा सा अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, एंड नाउ द अप्रोच इज मोर टुवर्ड्स how do we come out of it, instead of that the approach is going towards why can't we come out of it. Very dangerous approach as a society, as a country, and as the institutions of your country, and that includes everyone, government, the army, the finance institution, and everyone at the same time। ये दो बहुत क्विक बातें कहूंगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 88 बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो है। आप देखिए, आई डोंट नो व्हाई दिस अप्रोच इज देयर। आप अगर आपके पास 5-10 ऐसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, 2-4-5 तो शायद इंडिया में भी होंगे, मुझे नहीं पता कि एफएटीएफ में यहाँ के हिसाब से इंडिया में कितने बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। 2-4-5 तो ये तो टेरर इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, वो बहुत सारे कंट्रीज में, यूएस में भी होंगे, यूके में भी होंगे, चाइना में भी होंगे। लेकिन जब आप 88 टेरर ग्रुप्स के साथ में आपकी कंट्री में, आपके सॉइल पे है, सो बॉस देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट? अगर वो 5-10 होंगे तो फिर आप एक्सक्यूज बोल सकते हो कि नहीं ये तो कहीं भी पनप सकता है दुनिया में, पर अगर ऑलमोस्ट 100 ऐसे हो जाए तो फिर इट मींस समथिंग रॉन्ग। यू हैव टू फोकस इनवर्ड कि व्हाट इज रॉन्ग, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस आए कैसे, और अगर आ भी गए तो ये फल फूल कैसे रहे, और अगर फल फूल रहे तो क्या इतना स्प्रेड हो रहे हैं कि वो इंटरनेशनल बॉडीज के अटेंशन में आ रहे हैं? क्या इंडिया में टेरर नहीं है, क्या यूएस में टेरर नहीं है, क्या यूरोपियन कंट्रीज में टेरर नहीं है? वहां भी तो है, लेकिन आप इतना ह्यूज नंबर हो गया, उसके बाद में यू ब्लेम द एफएटीएफ और द यूएस एंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आई डोंट थिंक इस अप्रोच के साथ में पाकिस्तान विल एवर बी एबल टू कम आउट ऑफ ग्रे लिस्ट और एफएटीएफ्स वॉच। सेकंड थिंग, आप देखिए जो चेकलिस्ट वाली बात है, आप ब्लेम कीजिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। मैंने तो पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि यस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और वो जो कैरेट वाला गेम होता है is a major factor, but you will have to realize कि आप उस
गेम में फंसे कैसे हैं और आप क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हैं। अगर आप 2-5 चीजें मिस कर जाए, FATF ने क्या कहा, 27 चेकलिस्ट जो टिक बॉक्स है, पैरामीटर्स है, उन सब पे आपको काम करने की जरूरत है। आप 20 पे तो काम कीजिए, अगर 5-7 रह जाए तो फिर देन they'll consider as well, then you can scream the excuse कि यार 5-6 चीजें तो रह गई हैं, अब ये कैसे बाहर आता है। फिर अफगानिस्तान का एग्जांपल दीजिए, फिर यूएस का एग्जांपल दीजिए। लेकिन अगर FATF ये बोल दे कि बहुत 27 से 27 चीजों पर आपको 27 पे सब पे काम करने की जरूरत है, it means there is something horribly wrong in the system, right? So ये अप्रोच अगर हम रखेंगे तो I don't think Pakistan will ever, at least in the immediate future, I don't see that coming out, क्योंकि केवल इस शो में नहीं, मैं बाकी भी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर मैं ऑब्जर्व कर रहा था पिछले 8-10 घंटों से। अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम में आपके एब्जॉर्ब हो चुका है कि हम क्यों नहीं आ सकते, दैट्स द वे। और जब वो सिस्टम में आ जाता ना तो फिर आई डोंट थिंक एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, एज मीडिया वो कुछ खास स्पाइन बचा है लड़ने के लिए कि नहीं हम आके दिखाएंगे, हम कैसे आके दिखाएंगे बात। दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। सो ये मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करने की जरूरत है। इंडिया में कोई खुशी वगैरह नहीं मना रहा है एज अ गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट वुड वांट टू पुश फॉर दीज थिंग्स, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने रीजंस होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट का तो बहुत क्लियर स्टैंड रहा है कि हम तो विक्टिम है। एट द सेम टाइम डोंट क्रेडिट आपके व्यूअर्स को जरूर करना चाहूंगा कि ऐसा कॉमन मासेस में ऐसा कुछ नहीं हो पाकिस्तान में तो ग्रे लिस्ट में रह गया, चलो होली दिवाली मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिकॉज इंडियंस के साथ अक्सर इंटरेक्शन रहता है। दे आर वंडरफुल पीपल, और मेरा ख्याल है वो कोई शरारत में और इस तरह की ट्वीट्स कर रहे होंगे, आई एम श्योर। फखर, मेरा ख्याल, आई एम नॉट रॉन्ग, हम 27 में से 21 हमने क्लियर किए हैं, अगर मैं गलत नहीं बता रही। मैंने शाम में जब तक देखा था, तो आप थोड़ा सा बताएंगे, जैसे आशीष जी कह रहे थे कि ज्यादा नंबर जो है वो रह गए हैं और कम हम क्लियर कर पाए हैं, लेकिन मैंने जो देखा था तो उसमें हम 27 में से 21 क्लियर किए थे और वही मतलब 6 रह गए थे, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं FATF वाले कि अभी जब तक आप इस 27 के 27 को क्लियर नहीं करेंगे तो तब तक आपको मतलब आपका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं होगा। आशीष ने एक बात की कि पाकिस्तान में 89 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हुआ, बिल्कुल इससे कोई मुझे वो नहीं है बिल्कुल थे। बल्कि अगर हम 80s की बात करें और 75 के बाद 80s और 85-90 तक, तो अफगान वॉर उसकी वजह से ये एक, जिसे कहते हैं कि एक नर्सरी बनी थी यहाँ पर। सऊदी अरेबिया से भी लोग, डायरेक्ट फ्लाइट्स आया करती थी सऊदी एयरलाइन की, पेशावर लैंड होती थी, और वो बगैर मतलब पैसों के आपको वहां से किसी भी जगह से उठाकर आपको पाकिस्तान पेशावर पहुंचाया जाता, तो पेशावर से फिर काबुल। ये चीज थी पाकिस्तान की, उसमें गलतियां रही हैं, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। लेकिन बात फिर वहीं पर आती है कि 1980 में वो जंग क्या मतलब वो अफगानिस्तान रशिया से लड़ रहा था कि वो US और सोवियत यूनियन की आपस में जंग थी, जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान भी उसके असरात से नहीं निकला और अफगानियों का तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जानी नुकसान। अक्सर मेरी अफगान दोस्तों से डेलीगेशन आते रहते हैं, बात होती है, यकीन करें कि वो लोग मतलब जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी का एक जिस तरह के तरीकाकार होता है ना, जैसे उसमें से वो लोग निकल गए। इवन काबुल शहर के अंदर जो उनका कैपिटल है, बाकी दूर के शहरों की तो बात ही आप ना करें कि वो मतलब किस तरह की जिंदगी वो लोग गुजार रहे होते हैं। हमले हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, फायरिंग हो रही हो, तो ये चीजें हुई हैं। लेकिन मैं वही फिर उसी बात पे आता हूँ कि पाकिस्तान उस चीज के अंदर, जनरल जिया की गलत पॉलिसीज थी, मैं बिल्कुल इससे भी इनकार नहीं करता कि उससे निकलना पड़ेगा हमें। ये चीजों को सपोर्ट करना हमें नहीं करना, लेकिन ये एक प्रॉक्सी वॉर भी है दुनिया में यार, सारे खेल रहे। चाइना भी, बल्कि आशीष ने और कमर चीमा साहब ने बात की कि चाइना भी खेलता है, रशिया भी खेलता है, टर्की भी खेलता है, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, UK और जितने भी यूरोपियन सबसे मोस्ट सिविलाइज्ड लोग अपने आप को कहते हैं, वो क्या करते हैं। तकरीबन 2015 या 16 में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि ये अपनी गन्स को चेक करने के लिए सीरिया में आके इंसानों के ऊपर ये टेस्ट कर रहे थे अपने गन, जिसकी रेंज कितनी है। मतलब इन लोगों की जो सबसे बड़े अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे बड़े अलमबरदार हैं ह्यूमन राइट्स के, वो लोग ये कर रहे थे सीरिया में। तो इस तरीके से चीजें हैं, मैं इससे वो नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह आशीष ने कहा कि यार निकलना है, और ये वाली बात उन्होंने की कि पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं
वो नहीं है, क्योंकि लाजमी सी बात है पाकिस्तान में हिंदुस्तानी मीडिया इतना नहीं देखा जाता। अगर मेरे पास डिश टीवी है तो मैं आपको देखता हूँ, या फिर ट्विटर वगैरह के ऊपर लोग आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, तो उस वजह से भी लोगों के जहन में आता है कि यार वहां से ट्रेंड्स चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो लोगों के जहन में आता है कि यार शायद हिंदुस्तानी जो है कोई मतलब बहुत बड़े उन्होंने वो वहां पे जैसे कि फुलझड़ियां चला रहे हैं इस खुशी में कि यार पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में चला गया। बिल्कुल लोगों के जहनों में होता है, लेकिन जब इंटरेक्शन होती है चीज, तो मैंने बहुत दफा देखा है, शायद मेरे जहन में भी अगर कुछ अर्सा पहले की मैं बात करूं तो शायद मेरे जहन में भी ये सवाल आते थे, लेकिन अब वो कम हो गए, क्योंकि इंटरेक्शन रेगुलर रहती है इंडियन लोगों के साथ, इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, तो वो चीजें काफी हद तक खत्म हुई है। लेकिन पाकिस्तान को कोशिश करनी है कि इससे निकलना, और निकलेंगे भी यार। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसी मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि हम बड़े ढीठ किस्म के लोग, हमें इतने मतलब 20 साल के टेररिज्म ने हमें यकीन करे कि मतलब इस इस्लामाबाद के अंदर, कमर चीमा साहब इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, आरजू रहती है कि इस इस्लामाबाद के अंदर तक खुदकश हमले हुआ करते थे। इस्लामाबाद के अंदर पेशावर को छोड़ दे, कराची है, तो ऐसा होता था कि मतलब तो अगर हम उससे निकल आए हैं, और आज यकीन करें कि आप कहीं पे भी चले जाएं पाकिस्तान में, आपको मतलब इवन बलूचिस्तान में मैं जब भी गया हूँ या खैबर पख्तूनख्वा के रिमोट एरिया में मैं जाता हूँ, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये वो लोग हैं कि फुटबॉल के मैचेस में धमाके हुआ करते थे, और मतलब एक धमाके में 20-20, 30-30, 40-40 लोगों की जिंदगियां जाती थी। तो ये वो लोग नहीं है, इनमें मतलब मैं कहता हूँ करज है, लेकिन इनको थोड़ा सा उठाने की जरूरत होती है कि इनको अगर लीडरशिप अच्छी मिल जाए, मेरे ख्याल में इसका भी एक बहुत बड़ा फुकदान है, कमी है इस चीज की। अगर एक अच्छा लीडर मिल जाए तो मेरे ख्याल ये लोग दोबारा से हो जाएंगे और होपफुली निकल आएंगे। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए पेटीएम के लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से निकलने में, बट होपफुली हम। बिल्कुल ठीक। इससे पहले कि मैं चीमा साहब की तरफ जाऊं, तो हमारे जो इंडियन फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं, जो हमारी ट्विटर फैमिली और जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, उन्हें मैं ये बता दूं कि ये ब्लू हमने इत्तेफाक से पहन लिया है, और ऐसा नहीं है कि हम तीनों कोई टीम बना के और हमने सोचा कि आज हम आशीष जी को हार्ड टाइम देंगे तो हमने ब्लू पहना है। मैं तो सोच रही थी कि काश उन्होंने भी ब्लू पहना होता। ये वो आपको पता है ना, लेडीज कुछ इसी तरह की होती है। इतनी सीरियस बात चल रही है और मैं कलर सोच रही हूँ। तो मैं चीमा साहब की तरफ जाऊंगी। चीमा साहब, ऐसा क्या हो सकता है, दूसरी तरफ जाते हैं बात की कि लास्ट वीक के जिससे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन कुछ बेहतर हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, और हम लोग एक मतलब अच्छे पड़ोसी की तरह रहे चले। एक जैसे बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग ठीक है नाराज भी हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये जो एक अजीब तरह की टेंशन और वो है स्ट्रेस है, ये सिर्फ कश्मीर की वजह से है, या अगर कश्मीर ना होता तब भी यही होता? देखिए, आज पता नहीं, मैं अपनी क्लास पढ़ा रहा था सुबह, तो मैं एक आईआर की थ्योरी है रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म, तो वो मैं पढ़ा रहा था। तो उसमें यही बात कर रहे थे कि स्टेट्स को सेल्फ हेल्प करनी होती है। तो मैं इंडिया की बात कर रहा था, उसमें मिसाल दे रहा था कि अगर कश्मीर इशू ना होता तो पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात जो हैं वो बड़े बेहतर होते हैं या कुछ और होता, लेकिन क्योंकि वो है तो अब मामलात जो हैं वो बिल्कुल हिस्ट्री बदल गई 75 सालों में। तो मामलात तो नहीं ठीक हो सकते जी, 2023 तक तो बिल्कुल ही नहीं ठीक हो सकते। और 2023 के बाद अगर मोदी जी फिर आते हैं 28 तक, जो कि उम्मीद है कि भारत के लोग जो अच्छा फैसला करेंगे, तो फिर भी ये हालात ऐसे रहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि आने वाले गवर्नमेंट के पास इतना 24 and 29 लोकसभा इलेक्शन इज 24 सॉरी 24 वो मैं पाकिस्तान का कह रहा हूँ, सॉरी वो मैं 24-3 पाकिस्तान का कह गया। 24 में इलेक्शन होते हैं और 29 तक मोदी जी रहते हैं, तो समझो मुस्तकबिल गया, समझो खिता गया। इंडिया के लिए ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल रीजन का वो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, कोई वो है भी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो आशीष सिंह उधर आना चाहता हूँ, फिर मैं आपको भी एड्रेस करता हूँ। इन्होंने कहा जी कि आपके देखो 88 बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इतने लोग हैं, ये जो अप्रोच है, ये माइंडसेट जो है, ये डेंजरस चीज जिसको ये एड्रेस कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ आपके इंडियन व्यूअर्स को और आशीष भाई को कि सर, हमने पिछले 15 साल से जब से दहशतगर्दी की जंग हुई है, हम इसका खुद निशाना है। एक बार गलतियां हमारी थी, हम मानते हैं इन चीजों को, कई चीजों को, लेकिन हमने जंग दहशतगर्दी की और हमने लड़ के जीती है। मुझे बताए ना कि अमेरिका अफगानिस्तान के साथ इज्जत से जा रहा है, हमारी मदद से जा रहा है, जीत के जा रहा है,
या कि ये एक बस एस्केप है उसका। हम बैठे हुए हैं अपनी सरजमीन पे और कह रहे हैं कि चप्पा चप्पा हमारे पास है। हम कहते हैं कि और बताओ कौन सा ऐसा इलाका है, कोई कह सकता है कोई दहशतगर्द जमात कि भाई ये मेरे पास है, हम यहाँ बैठे हैं, हम आए हमारे पास। दुनिया में तो कहीं भी हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, कहां कहां क्या हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हमने जंग लड़ी है, कुर्बानियां दी हैं, और हमारा कोई माइंडसेट नहीं है कि हमने नॉन स्टेट एक्टर या दहशतगर्द जमातों के साथ रहना है। हमने, आशीष भाई, मैं आज भी किसी चैनल पे बैठा हुआ था, हमने बड़ी जंगें लड़ ली यार। कोल्ड वॉर में आपके साथ 3 जंगें लड़ी, कारगिल लड़ा, पता नहीं क्या क्या लड़ा, अफगानिस्तान में इंगेज रहे, इधर इंगेज रहे। मैं सोचता हूं इतनी जंगें लड़ने के बाद फिर भी अगर आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, हम लोग बैंकरप्ट नहीं हुए, कोई उधर जो है वो नहीं गए, तो मैं समझता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इतनी जंगें, इमेजिन करें कि इतनी जंगें कोई मुल्क लड़े और फिर भी हम, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस क्राइसिस से निकल आए हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ठीक हो गई हैं चीजें, लेकिन दुनिया, आपको पता है आशीष सिंह साहब, मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी क्लियर बात बता रहा हूं। मैं इस्लामाबाद में, हम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से मिलते रहते हैं, बहुत सारे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोग हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, ममालिक पाकिस्तान से काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्राइन सीखते हैं कि आपने कैसे खत्म की है, ये कैसे हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिका नहीं कर सका, सारी कोलिशन फोर्सेस नहीं कर सके, आपने की है। सो मेरा ख्याल ये है कि कुछ स्टिग्मेटाइजेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे विल नहीं थी, अब वो सारी चीजें क्लियर छट गई हैं। ना अलकायदा बचेगी, ना आईएस बचेगी, ना कोई इंटरनल बचेगी। हाँ, हमारा होता यह है कि हमारी, क्योंकि मुल्क मजहबी है, इस्लामी मुल्क है, तो कई लोग थोड़े हॉक भी होते हैं, थोड़े एक्सट्रीमिस्ट माइंड के भी हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों को इंटरनली देखना पड़ता है कि कहीं तो दूसरों के साथ इस तरह कर जाते हैं। हम अपनी अप्रोच में क्लियर है। भारत के पास एक चीज आ गई, कश्मीर के हवाले से बताऊं, एक वक्त होता था आरजू, इंडिया हमें कहता था आओ कारोबार करें, कश्मीर बाद में डिस्कस करेंगे, हम कहते थे नहीं पहले कश्मीर। अभी हम इंडिया को कहते हैं आओ कारोबार करें, और कहते हैं नहीं पहले दहशतगर्दी को ठीक करो। चीजें रिवर्स हुई हैं थोड़ी सी। हम कह रहे हैं कि अभी तो हमने कहा इस पे भी बात करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने फायदा उठाया कि क्यों पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो रहा है, अफगानिस्तान, अमेरिका हर पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है कि जी वो देखो, वो हिलरी क्लिंटन ने एक बात कर दी कि इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। इंडियन ने वो जुमला पढ़ लिया कहीं से और सुन लिया। ये हर टीवी चैनल में भी यही कहते रहते हैं, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स, हिलरी क्लिंटन ने कह दिया था, दे कैन बाइट यू। अब वो तालिबान की बात हो रही है, अब वो छूट रही। अच्छा, हिलरी क्लिंटन ने एक और भी कहा था, वो किसी को नहीं याद, उसने कहा था हमने सऊदी अरब और हमने मिलके पाकिस्तान के साथ मिलके अफगानिस्तान में तालिबान तैयार किए। ये सारे उन्हीं के तैयार किए हुए पैसे के साथ हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो मुलव्वस थे वो हम थे, सरजमीन हमारी इस्तेमाल हुई, बाकी सारे जो है वो अपने कपड़े निकल गए, हम फंस गए और हम उसकी कुर्बानी दे रहे हैं, उसकी कीमत भी चुका रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम फॉर पीस, मैं अमन की बात करता हूं, लेकिन इंडियन टीवी पे जा जाके वो जो अमन की हम बात करते थे वो भी अब नहीं करते। जी मगर आपका कमेंट के क्या हो सकता है, बाकी चीमा साहब के साथ एग्री करेंगे या आप समझते हैं कि नहीं मोदी जी के होते हुए भी कुछ बेहतर हो सकता है? यार मोदी जी पता नहीं मुझे क्यों बड़े मतलब इनोसेंट से आदमी लगते हैं, लेकिन उनकी हरकत ऐसी होती है बाज़ औक़ात के देख के बड़ा मतलब यकीन नहीं आता कि ये नरेंद्र मोदी जी की। बिलीव नहीं, मतलब पता नहीं क्यों, ना तो कभी मेरी मुलाकात तुमसे हुई है और वैसे टीवी पे जो जिस तरह आप लोगों ने भी और मैंने भी टीवी पर उनको देखा हुआ है। लेकिन एक चीज है कि इंडिया के लिए अगर वो बेहतर है तो यकीनन इंडिया के लोगों ने ये नहीं देखना कि यार वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है या साउथ एशिया के लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने अपना इंटरनल मैटर्स को देखना है कि यार उनके जिंदगियों में क्या बेहतरी उनकी वजह से आ सकती है। कोई अगर ऐसा कोई बड़ा काम करके देते हैं इंडियन नेशन को तो यकीनन उसको शायद दूसरी दफा तो लेके आ चुके हैं, लेकिन तीसरी दफा, और मुझे नहीं पता कि वहां पे कितनी बार एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। पाकिस्तान में तो 2 दफा का कानून है, तो वो हो सकता है, वो कोई इसमें वो नहीं है। अगर मेरे मुल्क में भी अगर कोई बंदा अच्छा होगा, अल्लाह करे कोई ऐसा आ जाए जो लोगों की जिंदगी के ऊपर और मतलब इन चीजों के ऊपर काम करे, तो यकीनन लोग उसको दोबारा से मतलब इलेक्ट करके लाएंगे।
एक बात चीमा साहब ने की कि यार इंडियन टीम पे जहाज करने की आदत हो गई, तो मतलब इंडियन मीडिया मैं भी बाजों का देखता हूँ, बल्कि उस दिन भी संजय जी के साथ एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था कि उस वक्त मेरे मतलब, क्योंकि मेरे पास रिव्यू तो था नहीं, मैं सिर्फ मतलब सुन रहा था आवाजें, तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं किस बॉर्डर पे मैं हूँ, इस किस्म की मतलब आवाजें और सारा कुछ एक जिससे कि वॉर सिचुएशन क्रिएट की गई थी। तो वो है, लेकिन शायद वो मीडिया की अपनी मजबूरी है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मुझे पता है कि मैं अगर पाकिस्तान में काम करता हूँ तो मुझे किस चीज को मेरा इदारा किस चीज को फॉलो कर रहा है, मुझे उसको फॉलो करना है अगर मैं उनका एम्प्लॉय हूं तो एज ए जर्नलिस्ट शायद आपको या फिर उस इदारे के कुछ मतलब रूल रेगुलेशन होंगे, वो उस तरीके से चल रहे होते। पाकिस्तान में भी प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं, वो बेशक कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कहते हैं, हम कहते हैं यार इमरान खान साहब ने ये नहीं किया, मतलब गलत किया होगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार इमरान खान साहब तो मतलब इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, जैसा बंदा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में खैर कायद-ए-आज़म भी वो नहीं कर सके जो इमरान खान साहब कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए या कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, है इस तरह के लोग मौजूद है, इस तरह के जर्नलिस्ट मौजूद है हमारे यहाँ, अफसोस होता है। लेकिन एक मतलब एंड पे एक बात कहूंगा कि बेशक मोदी जी वहां के प्राइम मिनिस्टर हो या इमरान खान अजीज साहब इधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन लोगों के इंटरेक्शन को ना, मतलब लोगों को एक दूसरे से मिलने दे यार। अफगानिस्तान के लोग हमें पाकिस्तानियों को गालियां भी देते हैं, लेकिन अगर कल परसों जलालाबाद में 15 लोग मरे थे क्योंकि वीजा लेने के लिए वो लोग आ रहे थे, पेशावर में ज्यादातर लोग रहते हैं पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इंटरेक्शन नहीं कट ऑफ होनी चाहिए। बाकी यार हुकूमतों की पॉलिसीज है, अगर एक दूसरे के लिए उनको बैठना है तो बैठे, नहीं बैठते तो ना बैठे, मतलब 75 साल हो गए, लेकिन एटलीस्ट लोगों को आपस में अगर कोई चाहता है, अगर फखर यूसुफजई चाहता है कि यार मुझे जाके मतलब दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो यार एटलीस्ट मुझे जाने का वो कर दिया जाए, या वहां के लोग इस्लामाबाद आना चाहें, तो मेरे ख्याल में ये चीज होनी चाहिए। बाकी हुकूमतों की पॉलिसियां, क्योंकि उसको पीछे से कंट्रोल करने वाले वहां पे भी मेरे ख्याल होंगे, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल जी। जी अजीज जी, आपने दोनों की बात सुनी, आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि कुछ टर्म्स बेहतर होने चाहिए, वीजा पॉलिसीज जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मीडिया के लोग हैं, जर्नलिस्ट, उनको तो अक्सर मिल जाते हैं वीजा, लेकिन जो आम लोग हैं जिनकी फैमिलीज वहां रहती हैं, बहुत से लोगों की फैमिलीज अभी भी इंडिया में है और बहुत से लोग की पाकिस्तान में है, तो ये पॉलिसीज थोड़ी सी देखनी चाहिए दोनों कंट्रीज को। नहीं, जहां तक बात रही जो पीपल टू पीपल और कल्चरल कनेक्ट वाली बात, वो तो ऑलवेज आई एम गेम एंड एवरीवन शुड बी कि बहुत आप हमें बढ़ाना चाहिए, पर उसके वो किस कॉस्ट पे आता है ये हमें देखना जरूरी है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में एक जब करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट हुआ तो दोनों साइड ने म्यूचुअली शुरू किया, और इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट भी किया और बहुत ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स भी दिए कि किस तरह से करतारपुर में वहां पर जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज जैसे कि खालिस्तान वाले एक्टिविटीज हैं वो उसे और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। व्हाट इज पाकिस्तान डन ऑन इट? तो ये टू वे प्रोसेस है, ये वन वे नहीं हो सकता। जहां तक बात रही, आई डोंट नो व्हाई ये इंप्रेशन क्यों है, मैं क्योंकि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के साथ में पीएमओ भी कवर करता हूँ, ऐसा है नहीं कि नरेंद्र मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ में कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं। आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ impression what is there has any major practical reality, at least here in New Delhi. Primarily because देखिए फॉर एग्जांपल जब नरेंद्र मोदी थे तो क्या उन्होंने नवाज शरीफ को, जब वो पहले फर्स्ट उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ 2014 में, तो क्या पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं गया था उनके वोट टेकिंग सेरेमनी में? बिल्कुल गया था, नवाज शरीफ आए भी थे। क्या नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर में वेडिंग में नहीं गए थे? वो तो पर्सनल कनेक्ट। तो इस तरह का ये इंप्रेशन रखना कि इंडिया बिल्कुल नहीं बात करता, और मैं आपको बता दूं कि अभी वो ट्रैक 2 और ट्रैक 3 तो छोड़ दीजिए, जर्नलिस्ट इंटरेक्शन वो तो बहुत ही पैसिव बात हो गई। एक्टिव लेवल पर भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होते हैं। क्या इंडिया ने जो मल्टीलैटरल फोरम्स है उसमें जाना बंद कर दिया? क्या सुषमा स्वराज ने कभी आपके फॉरेन मिनिस्टर से बात नहीं की? क्या हमारे एनएसए आपके एनएसए से अभी भी बात करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2019-20 में बता रहा हूँ, दोनों एनएसए बैंकॉक थे, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्लेटफॉर्म जहां पर इंटरेक्शन फॉर मीटिंग, लेकिन ये इंडिया को खोल देना चाहिए पॉलिसीज कंप्लीटली।
यार ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना जब कोई अटैक होता है, पुलवामा अटैक होता है, जब वो इतने सारे कफन जाते हैं ना घरों में, गाँव में, अलग-अलग उसमें, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इट्स नॉट दैट ईज़ी टू फॉरगेट एंड मूव ऑन। एट द सेम टाइम अगर केवल इस तरह की पॉलिसीज़ रखी जाती है, अगर आप देखिए 2014 के बाद से टेरर अटैक्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। इनफैक्ट अगर आप कश्मीर वाले पोर्शन को छोड़ दें, उरी अटैक और पुलवामा अटैक जहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहा ही है, तो इंडिया में जो पहले बाकी मुंबई हो, दिल्ली हो, वहाँ पर 2014 के पहले जितने टेरर अटैक्स होते थे, अब तो ऑलमोस्ट मुझे नहीं याद है कि कोई भी इतना बड़ा अटैक हुआ है पिछले 6 सालों में। तो ये जो डिसीजन लिया है इस गवर्नमेंट ने, it is backed by some kind of facts which are favoring India as a country, as a society, and not favoring Pakistan as a country, as a society. So ये पॉलिसी लंबी चलेगी, वो इसलिए क्योंकि ये सूट कर रही है इंडिया के कंट्री एंड सोसाइटी को। जैसे कि इससे पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी 2008 में मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ, जो टेरर अटैक हुआ था, उस समय पे इंडियन डेलीगेशन वहां पे नहीं था। इंडियन डेलीगेशन इस्लामाबाद में था। जो यूनियन होम सेक्रेटरी है हमारे, which is if I'm not wrong, as per protocol, the second most powerful bureaucrat in the government, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए और बड़ा डेलीगेशन था। तो वो करके क्या मिला 26/11 वाली चीजों में? तो the current government has enough record to prove why they should not indulge in any kind of major interaction as far as Pakistan is concerned. So ये एक मुझे नहीं लगता कि जल्दी ये हटने वाला है, क्योंकि ये सूट कर रहा है, इंडिया के फेवर में है। दूसरी एक बात आप देखिए कि जो कमर ने कही थी कि यूएस और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले, अफगानिस्तान वाले, ये पाकिस्तान एज अ कंट्री पढ़ क्यों रहा है उसमें? आपको लग रहा है इंडिया पे प्रेशर नहीं होगा? आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को नहीं बोला है कि अफगानिस्तान में पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, डिप्लॉय इंडियन आर्मी ऑन ग्राउंड? इंडिया सेड नो। इंडिया इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। आपको लग रहा है इंडिया को कभी न्योता नहीं आया या प्रेशर नहीं आया कि आप नाटो ज्वाइन कीजिए? पर इंडिया टुक इट्स स्टैंड। इंडिया पे क्या बैन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ? क्या इंडिया पे यूएस ने आंखें नहीं दिखाई जब अभी पिछले साल मिशन शक्ति जो एंटी सैटेलाइट किया गया एक्सपेरिमेंट, इंडिया बिकेम वन ऑफ द 4 और जस्ट 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वो होते हैं, पर यू टेक अ स्टैंड। इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि यार वो वजह थी, फिर ये वजह थी। तो ये वजहें तो हमेशा ही रहती है हर एक कंट्री के सामने। कौन उसको गिव इन करता है, कौन उसको फॉलो करता है, नहीं करता है, दैट मैटर्स। एज अ कंट्री, एज एन आर्मी, एज अ गवर्नमेंट, उस पे अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि इफ इट्स नॉट इन योर फेवर, डोंट पार्टिसिपेट इन इट। Once you participate in it, and then that becomes an excuse for you to not or be unable to come out of it, that I don't think is a long-term major excuse that could work. FATF का वो लास्ट क्विक कमेंट कहूंगा, क्योंकि FATF पे हमने काफी ज्यादा बात की है। अब जब जून तक ग्रे लिस्ट हो गया है, तो जो यूसुफ जाई साहब ने कहा था कि वो लेट 80s से और अर्ली 90s से चल रहा है, पर वो अगर वहां पर 92 में आई रिमेम्बर यूएस ने वार्न किया था पाकिस्तान को पहली बार कि ये नर्चर हो रहा है वहां पे। उस टाइम पे MUA करके टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे, तो उनको लेकर, पर तब तो ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया। वो अभी पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा ये क्यों ऑफिशियल हो गया, FATF में ग्रे लिस्ट में क्यों चला गया? 80s, लेट 80s, अर्ली 90s के एक्सक्यूज या फिर रीजंस हो सकते हैं, वैलिड रीजंस हो सकते हैं, पर वो 20-30 साल बाद उसके रिजल्ट दिखे, आई डोंट थिंक दैट मींस कि द सक्सेसिव गवर्नमेंट, द सक्सेसिव आर्मीज हैव बाय एंड लार्ज फेल्ड टू डू दैट। और एट द सेम टाइम आप बहुत सारे रिपोर्ट देखिए, खाली इंडिया का इंप्रेशन नहीं है। ये आर्जू में चाहूंगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा एक लार्जर अप्रोच भी रखें। अगर पाकिस्तान FATF में है तो इट इज इंडिया इज वन डायरेक्ट कनेक्ट, इंडिया इज वन मेजर फैक्टर, बट इज इंडिया इज द ओनली फैक्टर? नो। आपको पता होगा, आप लोग इंटेलेक्चुअल क्लास से, पाकिस्तानी पासपोर्ट और वो जो इस्लामिक फैक्टर्स है वो बहुत ज्यादा बैकफायर कर रहा है एट द इंटरनेशनल लेवल। So ये these are the factors that needs to be worked at the government and at the army level कि ये it's not working। और specifically in last 2 years अगर इमरान खान ये कहेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कि वो हाफिज टाइप को थोड़ा
पैसे खर्च करने के लिए थोड़ा उनके बैंक अकाउंट खोल दिए जाए। आप मुझे बताइए वर्ल्ड आपको सीरियसली क्यों लेगा कि भाई साहब आप क्या चेकलिस्ट आप चेकलिस्ट तो छोड़िए, दी वर्ल्ड विल थिंक क्या चल रहा है भाई साहब, मतलब आप टेररिस्ट को उसके धारा पानी के लिए कर रहे हो। He is running such a big organization जहाँ millions and billions of dollars are there at his disposal. और as the head of the government, I don't know who is the current prime minister's advisor. How can a prime minister of the country can approach the United Nations Security Council कि उसका अकाउंट खोल देना, भाई जरा पैसे उसे निकालने हैं उसको। आप बताइए इंटरनेशनली क्या इंप्रेशन आएगा। मैं तो लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ लास्ट मंथ की। These are the things मैं चेकलिस्ट पर तो जा ही नहीं रहा हूँ। ये एक रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है कि पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट एज अ सोसाइटी गवर्नमेंट, obviously not society because society तो लोग विक्टिम है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर पाकिस्तान में भी। आई एग्री विद कमल कि हाँ आपसे ज्यादा किसने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जो सोसाइटी है उससे ज्यादा किसने ज्यादा टेरर को फील किया होगा, तो ओकेजनली फील किए होंगे। वहां पर तो मैंने देखा कितने ज्यादा सीरियल ब्लास्ट होता है, तो वो इट्स अ मेजर ट्रेंड। बट एज अ गवर्नमेंट आई डोंट थिंक इंटरनेशनली आप सोचिए, इंडिया छोड़ दीजिए एक मिनट, आप इंटरनेशनली सोचिए ये इंटरनेशनल इंप्रेशन है और ये इंप्रेशन कंसिस्टेंट रहा है। सो दैट इज समथिंग वेयर आई बिलीव द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन नीड टू वर्क। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आशीष जी एक चीज मुझे बताइए कि अभी तक लास्ट में कि जो गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में रही हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो या बेनजीर की हो या इमरान खान की, तो कौन सी गवर्नमेंट आपको ऐसी लगी जिससे आपको लगा कि ये कुछ साथ जो इंडिया के साथ बेहतर टर्म्स हो पाएंगे, या जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहे हैं चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग हो या कुछ भी, उसमें बेहतर काम हो रहा है या हो रहा था? तो व्हाट डू यू थिंक कौन सी गवर्नमेंट जो है वो सबसे बेस्ट रही है बेस्ट रही है या बेटर रही है? चलो बेस्ट इज मेरे ख्याल ज्यादा हो जाएगा, बेटर रही है आई थिंक इज गुड वर्ड। कि अगर कौन सी गवर्नमेंट आपको ऐसा लगता है कि वो काम ज्यादा अच्छा कर रही थी इस चीज को, इन सारी बातों को कंट्रोल करने के लिए? देखिए एक इंप्रेशन है इंडिया में और उसके बहुत सारे ट्रैक रिकॉर्ड और प्रूफ रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट रहना, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर रहना, ये इंडिया के फेवर में काम करता है। अभी इमरान खान को लेके ये इंप्रेशन है कि ही इज द पपेट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, मतलब फॉरगेट अबाउट इंडियन मीडिया और मी सेइंग इट और इंडियन पॉलिटिशियन, पाकिस्तान में इस तरह का नरेशन है पॉलिटिकली भी और आम आदमियों में भी वो नरेशन है कि ही इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी एंड द इंटेलिजेंस एजेंसी। इंडिया के लिए वो प्राइम मिनिस्टर और वो गवर्नमेंट बेटर होगा जो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो और स्टेबल गवर्नमेंट हो। तो इमरान खान तो ऑब्वियसली दिस करंट गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। At the same time, I believe I automatically answered your question. Yeah, if Nawaz Sharif or any other political party, for that matter, be Bhutto's or any other political party, which can bring this stable, strong political government, वो इंडिया के लिए फेवर में होगा, क्योंकि आप पॉलिटिकली जब एक गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, मींस ऑटोमेटिकली बाकी जो वर्टिकल होते हैं वो कभी ओवर पावर नहीं कर पाते। तो ये करंट गवर्नमेंट को लेके इंडिया में इंप्रेशन है कि दैट्स नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम मैं एक बहुत क्विक चीजें कहना चाहूंगा, और ये बहुत बार डिबेट्स में आता है और एक नरेशन सा बन गया है कि इंडिया नहीं चाहेगा, इंडिया चाहेगा पाकिस्तान ऐसा हो जाए, पाकिस्तान वैसा हो जाए। See, we all know, we all study well in terms of economy, politics and international. देखिए, a stable neighborhood is in the favor of any country. It's not just applicable to India, Pakistan. आप वेस्ट में चले जाइए, नॉर्थ में, साउथ में, अंटार्कटिका चले जाइए, अगर आपका नेबरहुड स्टेबल नहीं है, कोई भी कंट्री उस स्पीड से प्रोग्रेस नहीं कर सकती। सो ये इंप्रेशन रखना कि इंडिया ढकेलेगा पाकिस्तान को कि वो गिर जाए, टूट जाए, ये हो जाए, आई डोंट थिंक द सोसाइटी हियर, the verticals here, be it judiciary, media, economists here, businessmen, politicians, ये सबको पता है कि अगर इंडिया आज जो IMF का प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, approximately 8.6 or 8.8% rate of growth, वो अगर 8.8 है, तो अगर पाकिस्तान स्टेबल रहे एज ए नेबरहुड, पॉलिटिकली स्ट्रांग रहे, अच्छा रहे, तो
India may be 10% plus. Exactly. So, in favor of India as a country, as a society, as an economy, कि आपका नेबरहुड स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये पता नहीं क्यों ये क्या नरेशन बनाया है, क्यों है। I don't think anyone in India or in Pakistan should have this impression कि पाकिस्तान अगर गड्ढे में गिर रहा है तो इंडिया पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, नेगेटिवली होगा। तो अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, यस इंडिया को देखिए, इंडिया ने मोस्ट प्रोवेड नेशन का जो स्टेटस है वो लास्ट टेरर अटैक के बाद में हटा लिया, पुलवामा के बाद। ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी गिर गई, पर मैं कह रहा हूँ 1.2% तो होता था ट्रेड, तो वो तो एटलीस्ट इंक्रीज हो जाता। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान साथ में रहेगा, देखिए बांग्लादेश को कितना बेहतर इंप्रूव कर लिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इनफैक्ट सर्टेन फैक्टर्स ऑफ economy and per capita income and certain aspects, mining aspects are the major one. Bangladesh is beaten India. Bangladesh has gone ahead of India in certain minor factors of economy. So ये सबके फेवर में होता है। बांग्लादेश के साथ में तो लैंड दे के बॉर्डर डिस्प्यूट जो डेकेड से चल रहा था, अभी गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी ने किया, ये सेटल किया है। तो और आप उसको फैक्टर्स माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे तो लैंड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे प्योर, तो इंडिया का बहुत लॉस हुआ है। बट इफ इट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ सेटलमेंट एंड पीस, कि बॉस हमें वो BSF तो नहीं लगानी पड़ रही वहां पे, आर्मी तो नहीं लगानी पड़ रही वहां पे, तो आप थोड़ा लैंड ले लो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सो वो स्टेबिलिटी रहे तो इट्स फेवर ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक। फखर, लास्ट कमेंट आपका। ये वाली बात के मतलब जिस तरीके से बांग्लादेश को इन्होंने अपनी कुछ जमीन दे दी, तो यही अगर हम कश्मीर के अंदर कर ले, पता नहीं क्यों नहीं कर सके, अफसोस के साथ। चीमा साहब मेरा आवाज है इसी बात पे, इस डिस्प्यूट है कि मेरा ख्याल जैसे कहते हैं ना, बोन ऑफ कंटेंटेड जो है वो हमारे पास एक इशू बना हुआ है, हम इसको क्यों सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। दुनिया के सारे मुल्क बैठ के अपने पता नहीं कितने सालों के झगड़े खत्म कर लेते हैं, लेकिन हम एक कश्मीर का इशू जो है अभी तक अगर बांग्लादेश के साथ, वो भी तो पाकिस्तान हुआ करता था 71 तक, उसके साथ हो सकता है, तो पता नहीं पाकिस्तान के साथ बैठ के ये चीज क्यों नहीं हो सकती। और ये बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से आशीष ने बात की कि यार कोई खुशी नहीं होती। यहाँ पे भी कभी भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब अगर वहां पे कोई मसला होता है तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार अगर आपके यहाँ कुछ हो सकता है तो हमारे यहाँ भी उस तरह का कुछ हो सकता है। दूसरी बात है स्टेबिलिटी की। अगर अफगानिस्तान की मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि डायरेक्टली हम उसकी वजह से मुतासिर हुए हैं, तो अगर वहां पे हालात खराब होते हैं तो उसके असरात हमारे तक पहुंचते, अगर हमारे हालात खराब होते हैं तो उसके असरात दिल्ली तक जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि उससे वो बचे, जितना मर्जी मतलब दीवार खड़ी कर दें, जिस तरह वो ट्रम्प साहब ने खड़ी की हुई है पता नहीं कौन सी स्टेट के बीच में, तो वो अगर वो भी कर दिया जाए तो फिर भी कुछ ना कुछ आपके ऊपर उसका असर होता है। इजराइल को आप देख लें कि फलस्तीन एक छोटी सी क्या है, उनके पास कुछ भी नहीं है। इजराइल एक इतना पावरफुल मुल्क है, लेकिन क्यों फिर भी उनके मसाइल हैं। हालांकि उनके पास पत्थर है, कोई बंदूक भी नहीं है उन लोगों के पास फलस्तीनियों के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक असर है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में, लेकिन अगर जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ इन्होंने अपने सॉर्ट आउट कर दिया, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान भी यार आपका मतलब भाई है, बेशक छोटा भाई समझे या जो मर्जी समझ ले, लेकिन अगर सॉर्ट आउट कर ले तो बहुत अच्छा होगा। जी चीमा साहब बिल्कुल लास्ट कमेंट जी चीमा साहब। बस वो मैंने यही कहना था कि वो आपने वो बांग्लादेश में जो थोड़े से BSF हटा लिए, वो बांग्लादेश में तो आपने वो BSF हटा ली, इधर भी 7 लाख 8 लाख फौज हटा ले, थोड़ी सी टेरिटरी हमें दे दें, कश्मीरियों को दे दें, हम खेले कूदेंगे। आपके पास इतना हिंदुस्तान है, उधर भी समंदर, खेलो कूदो, आपके तो खत्म ही नहीं होता। तो मतलब क्या एक चंद पहाड़ों के लिए अमन खराब किया हुआ है, एक मुफ्त मशवरा। चीमा साहब बहुत कम मशवरा देते हैं। मिस्टर यूसुफ भाई और कमल को कि यू नो जोक्स अपार्ट, बट यार ऐसा ना कि इंडिया में एक सोसाइटी में एक फिलॉसफी बहुत प्रैक्टिकली काम करती है कि प्यार से मांगो तो आप गला काट के दे दो, लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो नाखून नहीं मिलेगा। तो फिर वो नहीं तो, सर वो सनी देओल वाला बताइए ना, वो इसीलिए बात है कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे
को सीट देने वाला is not a right thing. I tell you, ये comparison is not that you'll be comparing apples with oranges. बांग्लादेश के साथ में तो terrorism वाला issue है नहीं ना, तो वहाँ पर आप easily settle कर सकते हो. जहाँ पे terrorism वाला issue हो गया, तो फिर that is where the thorn is. वहीं पे तो main issue है. अब ये देखिए, वो इंडिया वाली बात इसलिए मैं कह रहा था ना कि इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दीजिए. टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग से जो हमारी स्टार्ट हुई, इट्स एन इंटरनेशनल थिंग. वो इंडिया वाली बात तो है नहीं ना. पाकिस्तान पे वो इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन है. तो ऐसा नहीं कि खाली इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म में फैला रहा है. तो वो जब तक नहीं हटेगा, इंडिया से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं होंगे, बाकी रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आई डोंट थिंक. ये एक मेन इशू केवल इंडिया रिलेटेड नहीं. टेररिज्म जब तक खत्म नहीं होगा, एटलीस्ट 90-95% जब तक खत्म नहीं होगा, आई डोंट थिंक पाकिस्तान एज अ कंट्री एंड सोसाइटी के मेजर इश्यूज, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया, ये सारी चीजें सॉल्व होंगी. बिल्कुल ठीक. यहाँ पे मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने शो को ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा बात करके. एंड आई विश कि दोनों कंट्रीज जो है वो प्रोग्रेस करें और दोनों जगह पे अमन हो और इसी तरह से जो है वो किसी तरीके से भी जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो और लोग जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकें. और कम से कम ये जो बॉर्डर पे चलता रहता है वो ना हो, क्योंकि मैं और आप तो बैठ के टीवी पर या इंटरनेट पे बात करते हैं, लेकिन नुकसान उनका होता है जो बॉर्डर पे आप उधर से आपकी तरफ से खड़े होकर अपनी हिफाजत करते हैं और जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो फौजी खड़े होते हैं. नुकसान बेसिकली उनका और उनकी फैमिलीज का होता है. तो आई विश कि इस तरह की चीज ना हो और हम लोग जो है वो अच्छे टर्म्स जो है वो कर सके, बना सके आगे जाकर. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू आशीष जी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.